हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ वेक्टर्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब आगे के क्वेश्चन जो उसको डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास जो है, यानी अगर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज 3, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 5 के इक्वल दिया हुआ है, और फिर फर्दर ये बताया हुआ है कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दैट इज फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 60 के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे जो है बुक में 60 लिखा हुआ है, 60 नहीं है, ये जो है 6 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आप जो है अपने पास ठीक कर लीजिएगा। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन मे बी आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कोई इतने लेंथी नहीं होते ये क्वेश्चन। तो इसमें जो है एक प्रॉपर्टी यानी एक आइडेंटिटी यूज होती है, दैट इज लेग्रांज आइडेंटिटी। अब ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 है वहाँ पे ये आइडेंटिटी, यानी ये वाली जो आइडेंटिटी ये पूरी वहाँ पे मेंशन की गई है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को आप लोग वहाँ से भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। आइडेंटिटी आसान है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसको याद कैसे करोगे? फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर सब्ट्रैक्ट करवा देना इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर करके। क्लियर है? सो हमें जो है ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो आपने करना क्या है, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी जो हमें दिया हुआ है, यानी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें चाहिए। सो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ पे प्लग इन करवा दो, उसका स्क्वायर कर लो। फिर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए, तो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू को यहाँ पे प्लग करवा दीजिए, फिर उसका स्क्वायर कर लीजिए। और फिर दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे 60 नहीं है, अगेन यहाँ पे 6 ही है हमारे पास। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूट करवा के आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, एंड देन इसकी सिंप्लीफिकेशन कीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन पे आपके पास 189 आ जाएगा। तो हमें जो है वेक्टर ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपने रूट लेना है, तो रूट लेके यहाँ पे क्योंकि हमने रूट को अप्लाई किया बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव 17 करके आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बताने का मकसद क्या था कि जो लेग्रांज आइडेंटिटी ये आपको याद होनी चाहिए, आपने इसको याद करना है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी सेम काम है, वो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मैं एक बार बता दूं उसमें कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड हमें 2 के इक्वल है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल है, और वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 8 के इक्वल है। अब की बारी हमें जो है वेक्टर ए डॉट बी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसी आइडेंटिटी को गौर से देखो तो यहाँ पे यानी इन सब जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी, सिर्फ इसको फाइंड आउट करना होगा। तो अगेन इसकी सिंप्लीफिकेशन करवाओगे, फिर इसके बाद स्क्वायर है तो रूट ले लोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें लेग्रांज आइडेंटिटी का यूज हो रहा था, तो वो एक बार आपको एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपस में रिलेट हैं और इंटरेस्टिंग है और आसान है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमें जो है पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू इट्स एडजेसेंट साइड्स, यानी कि ये जो इसकी जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं हमारे पास। एडजेसेंट साइड्स का मतलब कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, पैरेललोग्राम एक यहाँ पे हमने बना ली रफली, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। एडजेसेंट का मतलब ये कि जो वेक्टर ए यानी ये टू साइड्स पैरेलल हैं, तो वेक्टर ए अगर यहाँ पे जितना भी इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड होगी, तो वही यहाँ पे इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगी। सिमिलरली वेक्टर बी के जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, सिम वही मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पे होगा। तो एडजेसेंट साइड्स का ये मतलब है, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी करके। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास जो है, बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मूला कि आपने करना है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। यानी ये जो दो वेक्टर्स गिवन है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लीजिए, उससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ही क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि आप दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस निकालोगे तो क्रॉस में रिजल्ट में जो एक वेक्टर है, रिजल्ट जो आएगा उसमें भी एक वेक्टर ही होगा। तो फिर उस वेक्टर का हम एक मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर स्केलर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। करना क्या, फर्स्ट स्टेप वेक्टर ए क्रॉस बी को हमने फाइंड आउट करना है। अगेन वही क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आपको अगर याद हो तो हम करते क्या थे कि उसमें जो है डिटर्मिनेंट को यहाँ पे मेंशन कर लेते थे, और वेक्टर ए के कंपोनेंट्स दैट इज आई जे एंड के। अब ए के कंपोनेंट्स आई के अलोंग हमारे पास 2 है,
जे के अलॉन्ग -3 है और के अलॉन्ग हमारे पास 1 है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि के का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसके अलॉन्ग जो है कोई कोफिशिएंट मेंशन नहीं, दैट इज़ 1। फिर बी के अलॉन्ग 1 हो जाएगा, जे के अलॉन्ग जो है हमारे पास -2, और के अलॉन्ग जो हमारे पास 7 हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट में आपने वैल्यूज एलिमेंट जो भी हैं प्लग इन करवाने हैं, और फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना। अगेन वही एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, अगर रो 1 से एक्सपेंड करें सो को फैक्टर्स के साइन दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव करके ये मेंशन करोगे आप। तो इसको एक बार अगर एक्सपेंड करवा लें दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो जो बच जाएंगे माइनर फैक्टर आप वो प्लेस करवा दोगे। अगेन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, जो एलिमेंट्स बच जाएंगे माइनर फैक्टर वो प्लेस करवा लोगे आप। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको एलिमिनेट करके जो फैक्टर्स बच जाएंगे माइनर फैक्टर उसको यहाँ पे प्लेस करवा लोगे। फिर इनके जो है साइन दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव ये प्लेस करवाने जो कि रो 1 के लिहाज से हमारे पास साइन होते हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स के। तो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज -21 एंड -2 माइनस साइन ये फॉर्मूले का हमारे पास 7 to 14 हो जाएगा। 1 into 1 दैट इज 1, नेगेटिव साइन अगेन फॉर्मूले का हमारे पास -4, और ये हो जाएगा -3, और नेगेटिव साइन अगेन हमारे पास फॉर्मूले का है। इन सबको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा दैट इज -19 टाइम्स ऑफ आई कॉम्पोनेंट, -13 टाइम्स ऑफ जे कॉम्पोनेंट, और -k कॉम्पोनेंट। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ इसके सारे स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं ताकि हर एक को ये क्लियर हो जाए। तो फिलहाल ए क्रॉस भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको याद हो तो कैसे निकालते थे हम लोग, कैसे फाइंड आउट करते थे, दैट इज अंडर रूट आई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, यानी आई का जो कॉम्पोनेंट होगा उसका स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करोगे और के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करोगे। सो आई कॉम्पोनेंट क्या है, आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर होगा दैट इज -19 स्क्वायर, जे के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर दैट इज -13 स्क्वायर, और के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर। इन सबको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद आप रेडिकल को सॉल्व करोगे तो दैट इज 3 √59। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सिमिलरली अगर इसके हम पार्ट नंबर 2 पे देखें, तो पार्ट नंबर 2 में हमें ये कहा हुआ है कि हमने जो है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद वर्टिसेस। इसके वर्टिस दिए हमें फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड करके। पहला काम क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है, और फिर सेकंड काम क्या है, फाइंड ऑल्सो फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, यानी कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी कि इनसाइड ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये वाले एंगल्स भी हमें फाइंड आउट करके दिखाना है, ये तीनों एंगल्स। तो ठीक है, ये एंगल्स भी बाद में देख लेंगे कैसे फाइंड आउट होते हैं, लेकिन पहला काम ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि मैंने अगेन एक पैरेललोग्राम बनाई है और एक डायगोनल ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसे करके। तो आप देखोगे कि जो ट्राइंगल है हमारे पास दैट इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का अगर हम हाफ कर दें तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं एक बार दिखा दूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाला फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, अगर मैं इसका हाफ कर दूं यानी 1/2 कर दूं, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो सिमिलरली देखोगे आप कि यानी कि अगर इसके जो है, एक बार आपको शो कर देते हैं ये वाला, इस पे अगर आप गौर करो कि हमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था, तो क्योंकि पैरेललोग्राम का हाफ होता है ट्राइंगल, तो यही सेम फॉर्मूला हमारे पास होगा, बस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे ए बी वैक्टर कैसे आ रहा है और ए सी वैक्टर कैसे आ रहा है। तो आप याद रखिए अगेन हमारे पास जो है एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, दैट इज ये एडजेसेंट साइड्स होती हैं हमारे पास ये वाली, ठीक है। ये वाली नहीं, क्योंकि ये एज अ डायगोनल के तौर पे यहाँ पे यूज़ होगा, एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं उसको डायगोनल बोलते हैं हम लोग। तो इसको मैंने वेक्टर यानी एक ए का नाम दे दी यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हमने बी का नाम दिया, और यहाँ पे हमने इसको सी का नाम दिया, ठीक है। तो अब आपने करना है कि इसके एडजेसेंट साइड्स कैसे बनेंगे, दैट इज A to B एंड A to C करके, ये इसके एडजेसेंट साइड्स होंगे हमारे पास। क्लियर है? ऐसे करके ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AB क्रॉस AC करके, यानी कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस लोगे, AB का, और A और C का क्रॉस लोगे, और इनके मैग्नीट्यूड ले लोगे। क्लियर हो गया? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पैरेललोग्राम जो है दैट इज हाफ ऑफ ट्राइंगल है, यानी कि वही फॉर्मूला होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, इसी का बस हाफ कर देना है। फिर यहाँ पे सवाल ये कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी हमारे पास,
तो ये वाली होंगी, दैट इज ए बी एंड ए और सी। ये बी और सी नहीं होगी क्योंकि ये इसका डायगोनल है हमारे पास। तो पहला काम क्या होगा, आप जो है इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, और इसको आप सी कह दो, यानी कि फर्स्ट वाले को ए, इसको आप ए कह दो, इसको बी और इसको सी कह दो, ठीक है। तो ए टू बी फाइंड आउट कर लो पहले, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है ए टू बी फाइंड आउट कर लोगे, कैसे कर लोगे, दैट इज बी माइनस ए करके, 2 1 2, यानी इसमें से माइनस कर दोगे सेकंड वाले को, माइनस करोगे दैट इज 2 - 1 1, 1 माइनस और माइनस प्लस 1 दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1। तो इसको चाहो तो वर्टिसेस की फॉर्म में लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, या फिर कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लो, दैट इज i + 2j + k करके। सिमिलरली ए टू सी फाइंड आउट करोगे, इसका मतलब ये हमारे पास सी है, तो दिस माइनस, यानी इसमें से इस वाले को माइनस कर दोगे, ए वाले को। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे की हुई है, दैट इज ए टू सी विच इज सी माइनस ए, दैट इज 3 - 1 2 0, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1, और ये -1 दैट इज -2। इसको जो है कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लो, दैट इज 2i + j एंड -2k करके। अब करना क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे देख लो, तो वेक्टर ए बी और ए सी का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो वही काम यहाँ पे किया गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया गया है। दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में अगेन सिंपल है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन, आपने इसको एक्सपेंड करना है और सॉल्व करते जाना है। आई होप कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो खुद से, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मौजूद भी है। तो वेक्टर ए बी और ए सी का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट इज -3i + 4j और -3k करके, ठीक। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड आउट करना है, यानी ए बी और ए सी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, दैट इज अगेन रेडिकल आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मेंशन है हमारे पास। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, √34 आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो इसको बस हाफ से हमने डिवाइड कर देना है, तो दैट इज √34/2 करके। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर एग्जाम में दिया जाएगा, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, और अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला जाएगा तो उसी का जो है हमने हाफ कर लेना है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ कर लोगे तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन में जो हमें मेंशन था कि आपने इसका सेकंड पार्ट जो है, दैट इज फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, यानी इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं आपको आगे, यानी इस डायग्राम को अगर हमने दोबारा से ड्रॉ किया हुआ है, अगर मैं ऐसे समझाऊँ इस डायग्राम को, जो कि आसान है, ये भी प्रीवियस लेक्चर से ही कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास ट्राइंगल, यानी यहाँ पे कंप्लीट होके ऐसे ही करके कुछ पैरेललोग्राम बनती थी, तो मैंने उसमें सिर्फ जो ट्राइंगल की शेप है उसको यहाँ पे कंसिडर किया। सो ए जो पॉइंट ए के अलोंग हमारे पास एंगल बनता है, दैट इज अल्फा, पॉइंट बी के अलोंग जो बनता है दैट इज एंगल बीटा, और पॉइंट सी के अलोंग जो बनता है दैट इज एंगल गैमा। तो अगर मुझे जो है, यानी कि एंगल अल्फा बीटा और गैमा फाइंड आउट करने हैं, तो पहले अगर मैं फर्स्ट वाले एंगल की बात करूं, दैट इज अल्फा। तो ये एंगल जो है किन दो वेक्टर्स के बिटवीन है, दैट इज ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, यानी अल्फा इन दो वेक्टर्स के बिटवीन है। तो दो वेक्टर्स के बिटवीन हम लोग एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दैट इज कॉस एंगल, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, यानी इस वेक्टर का ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। तो यही काम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, टू फाइंड इट्स इंटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करने, सो लेट अल्फा, यानी ये वाला एंगल अल्फा, अल्फा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड ए सी, यानी इन दो वेक्टर्स के बिटवीन ए बी और ए सी के बिटवीन हमारे पास जो एंगल है दैट इज अल्फा। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान हमें कॉस एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड। तो आप देखोगे कि हमने जो है ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाई है। अब ये आई कहाँ से हैं? ये भी एक बार दिखा देते हैं, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाई गई हैं। ये हमने जो है स्टार्टिंग में फाइंड आउट कर लिया था कि वेक्टर ए बी और ए सी हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे, वेक्टर ए बी इसकी वैल्यूज़ और वेक्टर ए सी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हुई हैं। बस वही वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करवाना है, दैट इज़ वेक्टर ए बी एंड ए सी वेक्टर्स, इसको आपने प्लेस करवा देना है। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्लेस करवाओ, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो,
और डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड कैसे होगा वो भी हमने निकाले हुए, तो वो भी डायरेक्ट आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड दैट इज आई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट स्क्वायर और के कॉम्पोनेंट स्क्वायर। सिमिलरली वेक्टर ए सी का मैग्नीट्यूड दैट इज अगेन आई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, जे कॉम्पोनेंट स्क्वायर एंड के कॉम्पोनेंट स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास कुछ रिजल्ट ऐसे आएगा हमारे पास, दैट इज कॉस एल्फा इज इक्वल्स टू 2/3 रेडिकल 6 करके। कॉस को इधर शिफ्ट कर लो, कॉस इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो एंगल आ जाएगा 74.2 समथिंग अप्रोक्सीमेटली, एंगल अल्फा हमारे पास ये आएगा। अब सेकंड काम क्या, हमने जो है सेकंड एंगल को फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल बीटा। अगर आप इस एंगल को देखो, यानी एंगल जो बीटा है, ये वाला एंगल, अब ये किन दो वेक्टर्स के बिटवीन है हमारे पास, दैट इज वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी टू सी, यानी इन दो वेक्टर्स के बिटवीन है। तो इसमें भी वही काम होगा हमारे पास कि हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी सी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड करेंगे। तो ये एक बार दिखा देते हैं कि जी ये कैसे फाइंड आउट किया। ये देख लीजिए, लेट बीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी टू सी, अगेन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हमारे पास कि वेक्टर बी टू सी हमने फाइंड आउट नहीं किया अभी तक स्टार्टिंग में, तो पहले वेक्टर बी टू सी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे और फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बी टू सी कैसे फाइंड आउट होगा, अगेन आपको दिखा देते हैं कि जी वेक्टर बी टू सी जो है अभी तक हम लोगों ने फाइंड आउट नहीं किया हुआ है, दैट इज ए बी एंड ए सी। तो सिर्फ अब बी टू सी फाइंड आउट करना है। बी टू सी कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास सी है, ठीक है, ये बी और ये हमारे पास सी है, दैट इज सी माइनस बी। अगर वेक्टर बी टू सी फाइंड आउट करेंगे तो सी में से माइनस करवा देंगे बी को, वही काम हमने यहाँ पे किया। वेक्टर बी टू सी फाइंड आउट करना है, दैट इज सी माइनस बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए और चाहो तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, तो ये हमारे पास वेक्टर बी टू सी आ जाएगा। अब इसको बस यहाँ पे प्लेस करवाना है इस फॉर्मूले में और डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड करना है। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी और सी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपस में लेके और मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर लीजिएगा, तो कुछ इस टाइप का आपके पास सिंप्लीफिकेशन करके आएगा। फिर कॉस को इधर शिफ्ट कर लोगे, कॉस इनवर्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स निकालोगे तो एंगल निकल आएगा दैट इज बीटा 60.50। तो दो एंगल निकल चुके हैं, दैट इज एंगल अल्फा और एंगल बीटा। तो थर्ड एंगल के लिए एक काम तो ये कर सकते हो आप कि या तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे लेट गैमा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, या तो ये एक लंबा चौड़ा काम किया जा सकता है। यहाँ पे ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इजीली यहाँ पे अप्लाई करके थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। सो अल्फा की वैल्यू प्लेस करवा दो, बीटा की वैल्यू प्लेस करवा दो, यहाँ से आप गैमा के लिए सॉल्व करोगे तो इन इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे 180 से माइनस करोगे, तो दैट इज़ 45.2 समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेंथी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसमें जो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था वो उसका एक पार्ट था, दैट इज हाफ ऑफ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है हमारे पास। फिर सेकंड पार्ट में हमें ये बोला गया था कि जी इसके इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट करने हैं आपने, तो ये क्वेश्चन इसलिए लेंथी हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। अगेन क्वेश्चन तो वही है फिर, लेकिन आगे मेंशन है अब कि हैविंग डायगनल्स, यानी इसके डायगनल्स अब आपको दिए गए हैं। अब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करना है जहाँ पर इसके डायगनल्स आपके पास मेंशन है। डायगनल्स क्या होते हैं, ये वाले यानी कॉर्नर वाले, दैट इज ए टू सी एंड बी टू डी। रफली यहाँ पे डायग्राम बनाएगी, आप भी एग्जाम में जो है रफ डायग्राम बना सकते हो। अब करना क्या है, इन केस अगर आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने निकालना है और उसमें डायगनल्स गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला भी वही जैसे हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, दैट इज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन डायगनल्स जो है हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम को हाफ करवा देते हैं, तो सिमिलरली इसका फॉर्मूला भी वही सेम रहेगा हमारे पास। हमने करना है क्या, डायगनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, दैट इज ए टू सी एंड बी टू डी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड और उसको टू पे डिवाइड कर देना है, दैट्स इट, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो इन केस अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला जाए तो उसमें एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। और इन केस अगर आपको ये बोला जाए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स, अगर उसके डायगोनल्स गिवन हो तो सेम काम होगा, बस डिवाइडेड बाय टू करवा दोगे, क्योंकि डायगोनल्स भी हमारे पास जो है ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पहला काम वही है बच्चों, आपने ए टू सी और बी टू डी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमारे पास जो है ये
फर्स्ट डायगोनल हो जाएगा दैट इज A to C, एंड सेकंड डायगोनल दैट इज B to D। तो इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर मेंशन कर दिया। अगेन आप वही करोगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लोगे। फिर इसके बाद जो है इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे। मैग्नीट्यूड वही होता है हमारे पास, रूट आई कॉम्पोनेंट स्क्वायर जे कॉम्पोनेंट स्क्वायर के कॉम्पोनेंट स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा दैट इज 10√3। अब इस पूरी वैल्यू को जो है 2 पे डिवाइड कर देना हम लोगों ने। 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5√3। आई होप सो कि क्लियर होगा। बस ये तीन चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स गिवन। तो ये तीन कंडीशंस हैं और आसान है, तीनों में काम लगभग सेम ही होता है हमारे पास। इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट भी अगेन सेम ही हमारे पास जो है जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने वाला क्वेश्चन था, सेम वही पार्ट यहाँ पे भी मेंशन है। सेकंड पार्ट में बोला गया इफ वेक्टर A B and C आर पोजीशन वेक्टर्स, यानी ये पोजीशन वेक्टर है हमारे पास जिनका इनिशियल हमारे पास ओरिजिन होगा, आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B and C करके। देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि अगर इसका ट्राइंगल का एरिया निकाला जाए हमारे पास तो वो होता है हाफ ऑफ दिस कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ A×B प्लस B×C एंड प्लस C×A। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आपने करना है कि आपने एक रफ डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। फर्स्ट वाले यानी कि इसके वर्टिसेस को A B और C का नाम दे दोगे क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर A का क्या होगा दैट इज वेक्टर A, B का क्या होगा वेक्टर B और C का क्या होगा वेक्टर C। ऐसा क्वेश्चन में हमें मेंशन करके दिया हुआ है कि वर्टिसेस जो हमारे दिए गए हैं तो उसमें A के अलोंग जो है वेक्टर A है, B के अलोंग वेक्टर B है और C के अलोंग वेक्टर C है हमारे पास। ठीक। तो अगेन आप देखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है दैट इज अगेन हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड्स हमारे पास। अगर आपको याद आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में हाफ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी दैट इज A B एंड A और C। मैं दोबारा से बता रहा हूँ B to C नहीं होगी क्योंकि ये अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, तो ये फिर डायगोनल के तौर पे यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास A और A और C इसकी एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। क्लियर। तो A to B कैसे फाइंड आउट करोगे दैट इज B-A, वेक्टर B-A, और A to C कैसे फाइंड आउट करोगे दैट इज C-A करके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले में रख दोगे दैट इज हाफ वेक्टर AB दैट इज फर्स्ट एडजेसेंट साइड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एडजेसेंट साइड AB क्रॉस AC करके। तो AB की वैल्यू हो जाएगी B-A, उसका क्रॉस ले लोगे आप C-A के साथ। अब सिंपल यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है दैट इज वेक्टर B जो है इसका क्रॉस होगा वेक्टर C के साथ जो कि ऐसे लिखा गया है। फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, वेक्टर B का क्रॉस जो है वेक्टर A के साथ हो जाएगा, इसको कॉपी करोगे। फिर हमारे पास जो है सेकंड वाला स्टार्ट होगा दैट नेगेटिव साइन के साथ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C जो कि यहाँ पे मेंशन है। फिर नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A करके। तो ये ऐसा कुछ रिजल्ट बनेगा। अब क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके थे कि एक वेक्टर का इटसेल्फ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लें तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल कैसे होता है, मैंने यहाँ पे एक वेक्टर मेंशन किया अपने पास से दैट इज वेक्टर ए। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा इटसेल्फ, कैसे निकालोगे, इस वेक्टर का इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आप डिटर्मिनेंट बनाओगे ऐसे करके I J और K यहाँ पे लिखोगे। सेकंड रो में लिखोगे 2 3 1 और थर्ड रो में भी क्या लिखोगे 2 3 1 करके लिखोगे क्योंकि वेक्टर का इटसेल्फ ही क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इसका जीरो ही आएगा हमारे पास इस पूरे वेक्टर का क्योंकि हमने इसका इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लिया। ये एक्सरसाइज 3.4 में डिस्कस कर चुके हैं। तो वेक्टर का इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा हमारे पास। और फिर दूसरी प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो वो दोनों इक्वल तो होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी कम्यूटेटिव होते हैं। कैसे होते हैं कि अगर वेक्टर A×B और B×A अगर आपने लिखना है तो बाहर नेगेटिव साइन आपको प्लेस करवाना होगा। ऐसा क्यों है, आप अपने प्रूफ को देखिए तो वेक्टर B×C हमें चाहिए जो कि हमारे पास आगे यहाँ पे मौजूद है। फिर हमें A×B चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है दैट इज B×A, तो B×A नहीं चाहिए, A×B चाहिए। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ दैट इज A×B, तो एंटी कम्यूटेटिव के अकॉर्डिंग इसका साइन भी चेंज होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएंगे प्लस आ जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो हमें C×A चाहिए, तो यहाँ पे A×C है,
तो अगर इसकी पोजीशन चेंज करनी है सी क्रॉस ए करके, तो अगेन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास। तो दैट्स इट, ये इसका जो यहाँ पे प्रूफ था। तो एक आसान सा क्वेश्चन था क्योंकि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ही रिलेट कर रहा था, तो इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। सो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 रिजल्ट के तौर पर है और यानी कि समझने के तौर पर है। एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, अगर इफ कंडीशन है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है एंड दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल है, देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, यानी कि यहाँ से क्या कंक्लूड किया जा सकता है अबाउट फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी में। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो है और इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो है। तो पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर उनका रिजल्ट जीरो आ जाए, दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट पर अगर रिजल्ट जीरो आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। फिर ये भी तो हो सकता है, और वन ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों में से वेक्टर ए या वेक्टर बी में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए। लेट्स से अगर ये जीरो वेक्टर होगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो रिजल्ट में भी जीरो आ जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर ही हमारे पास जो है जीरो वेक्टर हो जाए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो भी जीरो आ जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट जो है, यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, इससे ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं, और वन ऑफ द वेक्टर और बोथ आर जीरो वेक्टर्स, या तो एक वेक्टर हो सकता है या फिर दोनों ही जीरो वेक्टर हो सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ से निकल सकती हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। अगर मैं सेकंड वाले को लेके चलूँ, दैट इज वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो, तो इस अब ये जीरो कैसे आ सकता है, इसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है, इट मीन्स दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये होगा कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, यानी कि ऐसे कुछ पैरेलल होंगे, और इन दोनों के दरमियान, यानी कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे, इन दोनों के दरमियान एंगल जो हमारे पास जीरो हो जाएगा, साइन जीरो इज जीरो। तो ये भी हो सकता है कि ये तभी इसका रिजल्ट जीरो आ रहा हो। इट मीन्स टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर आइदर इन सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन, या तो ये सेम डायरेक्शन में पैरेलल होंगे ऐसे करके, ठीक है, या फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हो सकता है हमारे पास। पहला रिजल्ट तो ये बन सकता है, और फिर सेकंड रिजल्ट वही हो सकता है जो यहाँ पे बन रहा था, और वन ऑफ द वेक्टर और बोथ वेक्टर्स आर जीरो वेक्टर। या तो ये हो सकता है कि या तो ये वेक्टर या फिर ये वेक्टर जीरो वेक्टर हो सकता है। तो अब आप ये देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक वेक्टर एट अ टाइम हमारे पास जो है दोनों कंडीशन रखता हो, कि या तो वो परपेंडिकुलर भी हो पैरेलल भी हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये लास्ट में रिजल्ट लिखोगे। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एट द सेम टाइम। तो ये इसका रिजल्ट यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसमें से एमसीक्यूज टाइप के भी क्वेश्चन आपके पास बन के दिए जा सकते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है या डॉट प्रोडक्ट जीरो है। तो एक्स वाई जेड जो भी रिजल्ट की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी वो मैंने मेंशन कर दी हैं। तो दैट्स इट, इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।